हम लैंग्वेज तो सीख रहे होते हैं मगर हम ऐसे रूखे रूखे जुमले बनाना सीखते हैं जिसका कोई भी कनेक्शन हमारे इमोशन से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग फ्लुएंसी को गलत समझते हैं। फ्लुएंसी उनके दिमाग में पता है क्या है? तेज़ी से बात करना, जैसे कि FM रेडियो के ऊपर लोग तेज़ी से बात करते हैं। फोकस व्हाट यू आर सेइंग बट ऑल्सो फोकस हाउ यू आर सेइंग, हाउ यू आर डिस्प्लेइंग योर वर्ड। अक्सर होता है क्या है कि जब हम अटकते हैं या कोई थॉट्स हमारे जहन में चेन की तरह नहीं बन पा रही होती तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अच्छा इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर वो उल्टा हो जाता है। Assalamu alaikum and hi everyone, this is Khalid. Thanks ever so much to each and everyone that come back and watch our videos to learn and grow with us. Well viewers, from today हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो सीरीज़ में हम करेंगे क्या, आई एम गोना एक्सप्लेन यू। होगा ये कि हम डिफरेंट जो वर्ल्ड वाइड इंग्लिश स्पीकर्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश में बात करते हैं, हम उनकी वीडियो क्लिप थोड़ा सा वॉच करेंगे और फिर उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ ग्रामर से हट के और कुछ एडवांस इंग्लिश के ग्रामर के पॉइंट्स भी। डिफरेंट होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन करूँगा, सो यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इस वीडियो सीरीज़ का नाम है फ्लुएंट एंड फेमस। हर वीडियो में हम एक नई पर्सनैलिटी को सेलेक्ट करेंगे, उनको वॉच करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स। और आज की वीडियो के लिए जिस शख्सियत का मैंने सिलेक्शन किया है वो है सुंदर पिचाई। यस, द CEO of Google, one of the big man of tech. So without any further ado, watch this clip. फिर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। Growing up for me, every technology transition was very vivid, even as a kid, because I had to wait a long time for it. We were on a wait list for a rotary telephone. It took 5 years to be on the wait list and get the phone. I would go to get my grandparents' blood test results, and it would be an hour round trip each way. And you would go all the way to the hospital, and they would say, "It's not ready today, come back tomorrow." And then this phone came, and I could call, and they would tell me whether the results were ready or not. And so to me, that was like super profound. And people would come to our house to make calls. I saw, how it created a sense of community. So I've always had this vivid sense of how technology can make a profound difference. And so a lot of what I've tried to do is bring that access to technology. What I got a lot more of it when I came to Stanford. Walking to Sweet Hall at the time and seeing rows of computers was life-changing for me. Did you notice something incredible? देखिए, वीडियो में सुंदर पिचाई ने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जैसे कि विविड, इम्पैक्ट, एक्सेस। अगर वो चाहते हैं तो इससे हटकर जस्ट समथिंग लाइक GRE वोकेबलरीज, यानी कि बहुत फैंसी वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि उनकी इंग्लिश बहुत सिंपल है, बिकॉज फ्लुएंसी इज़ नॉट जस्ट बीइंग डिफ़िकल्ट, इट्स अबाउट बीइंग अंडरस्टूड। अब यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स सीखना शुरू करते हैं तो उनका शौक़ ये होता है कि बहुत सारे फैंसी वर्ड्स, बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि उनसे ख़ुद भी बोले नहीं जा रहे होते हैं मगर डिलिबरेटली दे यूज़ दैम इन देयर कॉन्वर्सेशन। इसका फ़ायदा तो शायद उनको फील हो रहा होता है मगर इसका नुकसान होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अच्छा इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर वो उल्टा हो जाता है। दूसरा ये कि क्लियर होना ज़रूरी है, सिंपल होना ज़रूरी है। सिंपल रहें, लोग बाग आपको समझेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा एंड यू विल बी रिलैक्स। नाउ वॉच दिस नेक्स्ट क्लिप और फिर उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक राइट अवे। Both Stanford itself is a special place. I think there are, most faculty here are very, it's a very symbiotic relationship, which I've always thought is unique amongst many places in the world. And so definitely both being in the campus, you get a good sense for what's happening outside. And going to industry here, you really get the sense for the dynamism. We take it for granted, but as I travel around the world, most people outside are trying to understand how the valley works and how to do better. So, it's an extraordinary place. Okay, did you notice something that he breathes between the sentences, the thoughts? अक्सर होता है क्या है कि जब हम अटकते हैं या कोई थॉट्स हमारे जहन में चेन की तरह नहीं बन पा रही होती तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान या आतिफ़ असलम की तरह हम वो मैं
हम इस तरह के एक्सप्रेशन देने लग जाते हैं। तो होता क्या है कि इससे इम्प्रेशन बहुत गलत पड़ता है। जब हम हमारे थॉट्स कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ ना कुछ बोलें। वी कैन बी साइलेंट, हम खामोश भी रह सकते हैं, और वी कैन ब्रीथ, हम थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं, और जो कि गलत नहीं होता। इट्स प्रीटी नेचुरल ना। बाज़ औक़ात लोग बाग फ्लुएंसी को गलत समझते हैं। फ्लुएंसी उनके दिमाग में पता है क्या है? तेज़ी से बात करना, जैसे कि FM रेडियो के ऊपर लोग तेज़ी से बात करते हैं, मगर फ्लुएंसी डजंट मीन दैट। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप स्मूथली एक जुमला बना सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो यू कैन पोज, यू कैन रिलैक्स, यू कैन टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट समथिंग, कुछ आप टाइम भी ले सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आप लोगों को सुनोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कभी रुकते भी हैं, कभी बोलते भी हैं। तो नेचुरल वे में आप रुक सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, और फिर जुमले को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाज़ों का ऐसा होता है कि कुछ हमारे थॉट्स इंटरप्ट हो जाते हैं, तो हम वहाँ रुक भी सकते हैं, नो इशू ना। और कोई हम डिफरेंट जुमला स्टार्ट करके बात कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू ना। बाज़ों का हम समझ होते हैं कि अगर हमने कुछ थोड़ा सा जुमला बना लिया है तो अब इसी जुमले को कंटिन्यू करना है, नो नॉट स्टॉप। हम कोई नया जुमला भी बना सकते हैं, शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बात कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हम टेक्निकली इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। नंबर 1, हम कुछ इंग्लिश एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फॉर एग्जांपल, वेल आई थिंक, आई मीन, यू नो, एक्चुअली, बेसिकली, काइंड ऑफ, एनीवे, इन माय आइज़, व्हाट आई थिंक इज़, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, उनको अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारे काम आते हैं, और हमें टाइम मिल जाता है, और फिर हम आसानी से जुमला बना लेते हैं। नाउ वॉच वन मोर क्लिप, और फिर हम कुछ और चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। ओके? It's been very busy, partly that, and it's an extraordinary place. I think the breadth of talent you see, the kind of projects you get exposed to. You're on the cutting edge of everything. It's like, I'm not a surfer, but I use this analogy. I don't know why, but it's like I've tried it a couple of times and I fail. But it feels like surfing and being on the edge of something all the time. So definitely I enjoy that, and a big part of it is, if you look at our products, search works everywhere around the world. We take pride in providing it, and it's accessible to everyone as long as they have computing and connectivity, whether you're here at Stanford or kid in rural Indonesia, Google works for you, and that's the philosophy we bring across our products. Look at his face, his body language, he's super relaxed. जब वो कुछ अपने बारे में बता रहे हैं तो उनका इमोशनल कनेक्शन देखें कितना बेहतरीन है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि ऐसा लगे कि कोई चीज़ बहुत याद कर के बता रहे हैं या कोई चीज़ भूले हुए हैं। इमोशनल कनेक्शन है, चेहरा रिलैक्स है, बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बातों का तो ऐसा होता है कि हम लैंग्वेज तो सीख रहे होते हैं, मगर हम ऐसे रूखे जुमले बनाना सीखते हैं जिसका कोई भी कनेक्शन हमारे इमोशन से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से नहीं होता। जिसका नुकसान ये होता है कि हमारी लैंग्वेज जो होती है वो आर्टिफिशियल लगती है। ऐसा लगता है कि कोई रोबोट बात कर रहा है या कोई रट्टाफिकेशन वाला मामला चल रहा है, तो वो बहुत गलत हो जाता है। हमारी लैंग्वेज का कनेक्शन हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज से होना बहुत ज़रूरी है। आई वुड सजेस्ट वन थिंग ओवर हियर, दैट फोकस व्हाट यू आर सेइंग, but also focus how you are saying, how you are displaying your words with the emotion and connection and your body language. Okay, now watch the last clip of this video. फिर उसके बाद हम कुछ grammar का advanced portion discuss करेंगे. Innovating with technology, building products, shipping things, and so that's one of the many things. But yeah. Yeah, and maintaining that culture as the company grows is not easy. It's a difficult endeavor. Okay, did you notice something like using most common ing form in the last? हुआ ये कि सुंदर पिचाई भी कुछ जुमले को बोलते वक्त स्टार्टिंग में भी ing फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इंटरव्यूअर हैं वो भी स्टार्टिंग में ing फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली होता ये है कि दैट इज़ कॉल्ड जेरेंट। जेरेंट क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ।
यूट्यूब के ऊपर जेरेंड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने बहुत मेहनत करी है, मगर कुछ लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि इसको सिंपल करूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि जेरेंड होता क्या है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम जुमला बना रहे होते हैं तो कॉमन हमें स्ट्रक्चर समझाया जाता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट, या इसको हम एक्स्ट्रा वर्ब भी कह सकते हैं। होता है सब्जेक्ट के तौर पे हमें ज़्यादातर नाउन नज़र आते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब देखते हैं, कोई एक्शन वर्ब होता है या स्टेट वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट में भी कुछ चीज़ों के ही नाम होते हैं अक्सर। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। नाउ अब जेरेंड को समझते हैं। जेरेंड होता क्या है? जेरेंड मीन्स वर्ब के अंदर हमने आईएनजी फॉर्म को ऐड किया, मगर अब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के भी। और अगर हम इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो जेरेंड नहीं होगा, फिर वो प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर इस्तेमाल होगा, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू या आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, ये पास में प्रोग्रेसिव हो गया। इसी तरह दे विल बी वॉचिंग अ फिल्म, ये इस तरह फ्यूचर का प्रोग्रेसिव हो गया। मगर यहाँ जो प्रोग्रेसिव इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि आईएनजी फॉर्म जो इस्तेमाल हो रही है, वो जेरेंड नहीं है, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। आप सोच रहे होंगे कि जेरेंड भी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। एक्चुअली वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो है, मगर उसका जो इस्तेमाल है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। ओके, नंबर 1, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करके देखते हैं जेरेंड को। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, स्पीकिंग इंग्लिश गिव्स कॉन्फिडेंस। देखें, वॉकिंग एंड स्पीकिंग दोनों आईएनजी फॉर्म के साथ इस्तेमाल हुए हैं, दोनों वर्ब हैं, मगर जेरेंड के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पे नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के तौर पे नहीं, बल्कि जेरेंड के तौर पे। ओके, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब देखें, आई लाइक रीडिंग बुक्स, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। यू शुड स्टॉप प्लेइंग फुटबॉल। अब देखें, यू शुड स्टॉप प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अच्छा, कभी कभार जेरेंड को प्रेपोजिशन के साथ भी अटैच किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियोज़, शी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, इस तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरी नज़र में। तो बस इसको ये समझें कि कोई भी सेंटेंस में जब हम जेरेंड को प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोग्रेसिव वर्ब है। अगर उसको हम नाउन के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे या प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ जेरेंड। वेल, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।